हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और रैंडम टॉपिक हमने ऐसे पिक कर लिया है। उस रैंडम टॉपिक इन सेंस कह सकते हैं कि हमने सीधे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात की है, शुरुआत की है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अगर सबसे पहले हम देखें तो इसकी ओरिजिन क्यों हुई, क्योंकि एक थ्योरी इससे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी सारी बातें कह लेता है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होती है, सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होती है, और उसके बाद वहां से अल्टीमेट हमें कुछ आउटपुट मिलते हैं। उन सब आउटपुट के बाद इन स्पाइट ऑफ दैट इसको छोड़ दीजिए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे अराइज हो जाते हैं जिस क्वेश्चन की वजह से ऐसा लगता है कि वर्नर थ्योरी पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो आउटपुट होता है कि क्यों कुछ ही एलिमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, सबके साथ ऐसा नहीं होता। ये पहला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन आई थिंक वर्नर्स के पास नहीं था, इस वजह से उस क्वेश्चन को लेके और थ्योरी के हमें अप्रोच करना पड़ा। दूसरी चीज ये थी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्यों रिप्रेजेंट करती हैं, इसके पास इसका आंसर नहीं। फिर थर्ड वन, जो तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स और इसके साथ साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐसे हैं जिनके अल्फ्रेड वर्नर जो थे ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते। तो तीन, पहला क्वेश्चन तो ये कि कुछ ही एलिमेंट्स की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, इसका आंसर नहीं है। दूसरा कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्यों शो होती है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और थर्ड जो है वो ये है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अराइज होने के बाद अल्टीमेटली कुछ और भी अप्रोच थ्योरी होती है। उस थ्योरी में जो सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके साथ साथ 11th का पढ़ा हुआ टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर आ जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगैंड फील्ड थ्योरी, और आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वर्नर्स थ्योरी। अभी इसका कोई वीडियो हमारे पास अपडेट नहीं किया हूं मैं, लेकिन इन केस अब ये चैप्टर शुरू हुआ है, रैंडम पिकिंग चल रही है, तो कोई भी एक लेक्चर वीडियो सेशन में आ जाएगा। कहने का मतलब इस थ्योरी की वजह से कुछ थ्योरी ओरिजिन हुई और अप्रोच की। तो हम जिस थ्योरी की रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी को यहाँ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ना, फिर लिगेंड फील्ड थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं। ये सब ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमने जो टॉपिक को पिक किया है वो टॉपिक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता क्या है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताने की कोशिश करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, और इसके साथ साथ उसके ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो करते क्या है, अगर हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, तो हम जानते हैं जो भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं, मेटल्स होते हैं n-1d, इसके साथ ns और np, ये या तो सेकंड केस ऐसा हो सकता है ns, np, nd, इसके जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उसी के रिस्पेक्टफुली हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन बनता है, और उस हाइब्रिडाइजेशन से हम ये पता लगाते हैं कि इसकी जो है ज्योमेट्री कैसी होगी। उस हिसाब से तब हम देखते हैं अगर इसके बारे में, तो हमें मिलता क्या है, ऐसी कंडीशन में हमें मिलेगा ये कि या तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमारे पास दो चीजें मिल सकती हैं। उस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो हमारे पास टेट्राहेड्रल बिलोंग कर जाएगा या तो फिर स्क्वायर प्लेन है, और इसमें एक ही मिलता है, वो कौन है, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल के सेंस में हमारे पास दो तरीका है, या तो d2sp3 हो जाए या फिर sp3d2। ये डिपेंड करता है आउटर और इनर ऑर्बिटल पे। जैसे d पहले अगर दिख जाए तो इनर ऑर्बिटल, d बाद में दिख जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल। इन सब चीजों के साथ अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हमें मिलेगा क्या कि हम अल्टीमेटली हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ये पता लगा रहे हैं कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। कुछ हमारे पास एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे हम दो एग्जांपल यहाँ सेटअप किया है आसानी से समझने के लिए कि किन किन केसों में ऐसा होता है। इसके अलावा अच्छा, इसमें हम ये पता लगाते हैं कि स्पिनिंग कैसी हो रही है। स्पिन दो तरीके का होता है, एक लो और दूसरा
हाई। हाई स्पिन और लो स्पिन में क्या है, जब ज्यादा पेयर्ड कंडीशन हमको मिले, अगर सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कंडीशन मिलते हैं तो इसको हम लो स्पिन में देते हैं। जस्ट ऐसे समझिए कि अगर दो लोग एक साथ बज के किसी डीजे के सामने डांस करें या किसी रूम में प्रैक्टिस कर रहे हैं डांस का, अगर वो फ्रीली नहीं है तो उनको डांस करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, वो फ्री डांस नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब उनकी स्पिनिंग में जो है थोड़ा सा कमी आएगी, उसको हम लो स्पिन। ये तब होगा जब सब पेयर्ड होंगे। और हाई स्पिन क्या होता है, जब अनपेयर्ड होते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल, जैसे सपोज कीजिए, बड़े अच्छे एग्जांपल इसमें रियलिस्टिक यूथ के लिए होता है कि अगर उनके पास कोई व्यवस्था है, कमिटेड है किसी से, तो कहीं और भटकने की, गली गली भटकने की कोई बिल्कुल जरूरत नहीं। मतलब वो अपने किसी एक के साथ कमिटेड है, कमिटेड मतलब लो स्पिन। अगर वो क्या है कि किसी के साथ कमिटेड नहीं, तो हर जगह, हर गली मोहल्ले में नाच कुआरेंगे, गाड़ी लेके चले जाएंगे, मतलब जहां देखना होगा वहां घूमेंगे, इसका मतलब वहां पे हाई स्पिनिंग। तो लो स्पिनिंग और हाई स्पिनिंग के साथ है। अब यहां फिर उसके बाद निकल के आता है कि पैरामैग्नेटिक है या फिर डाया। अगर कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब उसको मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट किया जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट होगा, तो उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कैसे याद रखेंगे, अनपेयर्ड का पी उठा लीजिए, पैरामैग्नेटिक हो जाए। और उसके साथ अगर ये पेयर्ड हो जाए तो पेयर्ड का लास्ट वाला डी उठा लीजिए, ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद अट्रैक्ट होंगे, और पेयर्ड है तो इसका मतलब उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वहां से क्या होंगे, रिपेल। ये हम जानेंगे। अच्छा, इसका एक और बेसिक तरीका है क्लास 11 की केमिकल बॉन्डिंग चेक करने, वो क्या है कि भाई सब पेयर्ड हो जाते हैं तो म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है, और अगर अनपेयर्ड रहते हैं तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें ये थ्योरी क्या बताएगी, एग्जैक्टली ज्योमेट्री। इसके साथ साथ और क्या बताएगी, दूसरी जो चीज हमें बताएगी वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया क्या, NaCl का 4 2 माइनस। भाई देखो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 आया, क्यों 4 आया, क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड है, दोनों एटम वीक हैं, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला तो इसका सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट आया, IPSC नाम करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेट्रा, 4 बार टेट्रा हो गया। इसके साथ क्लोरीन है, तो क्लोरीन एक निगेटिव लिगेंड है जिसमें हम O लगाते हैं, तो टेट्रा क्लोराइडो हो जाएगा। निगेटिव चार्ज है, उसके रिस्पेक्ट में निकल का नाम बदल जाएगा तो निकलेट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड, आफ्टर दैट आयन है तो हम लास्ट में लिख दिया क्या, आयन। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो सस्पेक्टेड केस बन सकता है, या तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर जाए, सेकंड केस या तो फिर ये स्क्वायर प्लेनर शो कर जाए। स्क्वायर प्लेनर में कब होगा, जब dsp2। तो हमें पता है निकल का अगर हम नॉर्मल एक GS मतलब ग्राउंड स्टेट में अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आर्गन 3d8 और 4s2, 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन जब ये निकल से +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे आता है तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। निकलने के बाद केवल कहां बचेगा, 3d8 और यहाँ 4s के रिस्पेक्ट में 0 और 4p 0। अब हमारे पास 4 ऐसे डोनर एटम है जो लिगेंड की तरह है। अच्छा, लिगेंड क्या होता है, जो लोन पेयर डोनर होता है, लोन पेयर एक साथ अपने दोनों इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नहीं तो इस तरीके से दिखा देंगे कि भाई एक लोन पेयर दे रहे हैं। तो ये Cl देखिए, एक यहां आ गया कोऑर्डिनेट, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ओवरऑल पार्टिसिपेटिंग कितने ऑर्बिटल हैं, एक s के, p के 3। तो एक s और p के 3 मिलके बना लिए क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो हमें पता है इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, या ज्योमेट्री जिसकी हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल होगा। और टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल बनेगा कितना बनेगा, 109 डिग्री 5, 109.5 डिग्री। ये तो इसका ज्योमेट्री पता चल गई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पता करेंगे तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं दिख गया, अगर दिख गया तो भाई पैरामैग्नेटिक है। ये अलग सीन है कि इसमें हमने यहाँ बोहर मैग्नेट्रॉन कैलकुलेट किया है। दिस कंपाउंड कैन बी अट्रैक्टेड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये अगर इनको हम कहाँ रखें, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। स्पिन कैसे होंगे, नाचेंगे,
ना, डीजे अगर बचा तो ये नाचेंगे। नाचेंगे क्यों? क्योंकि अभी ये क्या पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड का केस है। उसके बाद इसी से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास एक और है, जिसमें हमने लिखा है NiCN का टेक 4 2-। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर भी इसका 2 आएगा। 2 को हम कैसे लिखेंगे? रोमन न्यूमेरल में। आईपीएससी नाम क्या लिखेंगे? 4 बार है तो टेट्रा क्या है? साइनाइड नहीं, साइनाइडो लिखेंगे। कहीं कहीं साइनो अगर लिख दिया गया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें आईपीएससी रिकमेंड क्या करती है 2004 के अकॉर्डिंग, ये लास्ट में ओ लगा हुई है, तो टेट्रा साइनाइडो। फिर इसके रिस्पेक्ट में इसका नाम बदलेगा निकिलेट सेकेंड आयन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? DsP2। तो DsP2 में कौन सा ज्योमेट्री बनती है? स्क्वायर प्लेनर। एज ए ट्रेडिशनल, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पहले वाले एग्जांपल में किया वैसे ही है। मैं एक स्टेप यहां से गायब कर दिया हूं, सीधे मैंने क्या लिखा है? 3D8 4S0 और 4P0। चूंकि ये CN जो है साइनाइड लिगेंड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कुछ इस तरीके से है जैसे हमारे घर में जैसे ही कोई हमारा मेन बॉस आता है, गार्जियन आता है, उस गार्जियन के आते ही हम तुरंत जो है अपनी सारी व्यवस्थाओं को छोड़कर धीरे से छुप जाते हैं। वैसे ही समझो कि CN एक दमदार लिगेंड है, और ये मजबूत लिगेंड ऐसा है कि इसके नाम सुनते ही कंपकपी आ जाती है, जिसे पसीना निकलने लगता है, स्वेटनिंग टाइप की होने लगती है। तो ये इलेक्ट्रॉन इनर पेयरिंग कर लिया। जब पेयरिंग कर लेता तो ये ऑर्बिटल खाली हो गया, डी का एक, एस के पहले से ही और पी के खाली है। तो साइनाइड लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करके क्या करता है? ये 4 ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट कर जाता है, एक डी का, एक एस का, पी के 2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट हुआ? DsP2। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन सारे क्या है? पेयर्ड है। पेयर्ड हो गया तो डायमैग्नेटिक, मतलब इसको कहीं नाचने की जरूरत नहीं है। फिर अगर सब पेयर्ड हो गए तो इसका मतलब स्पिनिंग इसकी क्या हो जाएगी? स्पिनिंग इसकी जो है लो हो जाएगी। और ऐसे सीन में म्यू की वैल्यू 0 आ गई। अगर स्क्वायर प्लेनर हम रिप्रेजेंट करना है तो हमारा ये CM में हो गया, सेंट्रल मेटल, और हमने क्या लगा दिया? साइनाइड CN। इसमें डोनर हमने कार्बन को रिप्रेजेंट किया। यहां सिस और ट्रांस के रिस्पेक्ट में एंगल 90 और 180 का बन सकता है। तो इस तरीके से हम आसानी से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का समझ सकते हैं क्या, कि किस तरीके से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई हुई, और अप्लाइड होने के बाद जो भी क्वेश्चन वार्नर थ्योरी में अराइज हुए, उन क्वेश्चन को आसानी से डील कैसे किया गया। क्या बताया गया कि भाई ज्योमेट्री क्या होगी विद रिस्पेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एज वेल एज व्हाट द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लाइक पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। ये इस टॉपिक का ओवरऑल कंक्लूजन था। थैंक यू।